हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अहमद तिवारी। रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट स्पेक्ट्रम आपको जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट स्पेक्ट्रम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर ही हमारी स्पेक्ट्रम की क्लास नंबर 34 है, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आज हमने क्लास नंबर 34 लिए, चूँकि वीक में हम एक क्लास लेते हैं हिस्ट्री के, बट यहाँ पर दो क्लास लेने का रीज़न ये है कि अब हम हिस्ट्री को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं बाकी बची हुई 2-3 क्लासेस को। तो 34वीं क्लास ये है। 35 और 36 दो से 3 क्लासेस और आपको मिलेंगी, जिन्हें हम पॉसिबली नेक्स्ट वीक तक जो है वो हर हाल में ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक माइंड में एक सेटअप आ जाएगा कि हाँ, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो आज जो बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन क्या रहा। हमने बेसिकली देखा होगा कि जब हम 1947 तक पहुंच गए, देश को स्वतंत्रता जब हमने दिला दी है, तो अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर अब हम ये देखने वाले हैं कि अब ब्रिटिश एरा में कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह रही थी। तो हमने सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देखे, उसके बाद हमने प्रेस की कंडीशन देखी, और अब आज की क्लास में हम एजुकेशन की स्थिति देखना चाहते हैं कि एजुकेशन की स्थिति जो है वो क्या रही थी ब्रिटिश एरा के टाइम। ठीक है। इसको हम दो फेज़ में देखेंगे कि जब कंपनी का रूल था और जब क्राउन का रूल था। तो इसे हम दो फेजेस में देखने वाले हैं कि क्या क्या स्थिति रही थी, ब्रिटिशर्स ने किस तरह की चीज़ें करी थी जिससे एजुकेशन बढ़ी थी, घटी थी, या क्या हुआ था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर अंडर द कंपनी रूल। मतलब जब कंपनी रूल का समय था, जब कंपनी रूल की स्थिति थी, उस समय शिक्षा की स्थिति कैसी थी। कंपनी ने जब तक शासन किया, हम सभी को पता है कि कंपनी ने जब तक शासन किया उस समय तक स्थितियाँ कैसी रहीं, तो वही हम देखने वाले हैं। तो पहले 60 साल कंपनी ने शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं ली, फिर भी कुछ अपवाद हैं। देखिए बेसिकली जो है अंग्रेज़ों को कंपनी रूल को कुछ ज़्यादा एजुकेशन से लेना देना तो था नहीं। ठीक है। भारतीय लोगों के एजुकेशन से उन्हें ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, और ना ही ज़्यादा उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता था कि भारतीयों की एजुकेशन हो रही है नहीं हो रही है, क्या है कैसा है, इस चीज़ से उन्हें कोई मतलब कहीं तक नहीं था। स्टिल उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर की जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए थोड़े बहुत कुछ हद तक काम किए। ठीक है। तो उन्हें ही हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो जितनी भी ब्रिटिश रूल के समय वो यही चाहते थे कि भारतीयों को जितना हो सके अनअवेयर रखा जा सके। क्यों? क्योंकि अब भारतीय जितना अनअवेयर रहेंगे, उन्हें उतनी ही आसानी होगी भारतीयों के ऊपर शासन करने में, भारतीयों को अपना गुलाम बनाए रखने में। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो भारतीयों को अवेयर होने देना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कराई गई थी 1781। जी हाँ दोस्तों, 1781 में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक मदरसे की स्थापना कराई गई थी। मदरसा वो वैसी जगह होती है जहाँ पर मुस्लिम बच्चों को उनके धर्म से रिलेटेड जो है वो एजुकेशन दी जाती है ना। एक तरह से उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उसे हम मदरसे में बोल सकते हैं। वहीं हिंदू विधि और दर्शन के अध्ययन के लिए उन्होंने 1791 में बनारस के निवासी जोनाथन डकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। तो जोनाथन डकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की थी। इसके अलावा 1781 में जो है कलकत्ता ने वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसे की स्थापना की थी। ठीक है। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए वेल्जली द्वारा स्थापित करी गई थी। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें याद रखना है। तो इनिशियली 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो कि 1781 में हुई थी। ठीक है। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी जो कि बनारस में हुई। और वहीं फोर्ट विलियम जो कि 1800 में स्थापित किया गया था, जिसमें सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है। तो ये कुछ अपवाद थे ब्रिटिश रूल के समय। ठीक है। वहीं बात करते हैं चार्टर एक्ट की। तो चार्टर एक्ट 1813 की शुरुआत, ठीक है ना, हम सभी को पता है कि जो चार्टर एक्ट आते गए थे 1793 से। ठीक है। तो यदि हम इस चीज़ में आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पाएंगे। ठीक है। कि जो चार्टर एक्ट था 1813 से शुरुआत हुआ। ठीक है ना। जो बेसिक स्थितियाँ थी वो बिगिनिंग हुई थी 1813 में। जो ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बहुत कुछ करना चालू किया था वो चार्टर एक्ट से चलना चालू किया था। तो चार्टर एक्ट अधिनियम ने कंपनी के निर्देशित किया गया कि वह भारत में भारतीयों को प्रोत्साहित करने और आधुनिक विज्ञानों
के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए जो है वो मंजूर करेगा। मतलब सालाना 1 लाख रुपए जो है वो भारतीय एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे। ऐसा एक कार्यक्रम जो है वो बनाया गया था किसमें, चार्टर एक्ट में। तो याद रखना यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो एक्ट के तहत, किस एक्ट से शुरुआत हुई थी भारत में ऑफिशियली एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट की एक्टिविटी की। तो ये चार्टर एक्ट 1813 से शुरुआत हुई थी, जिसमें एक्ट में मेंशन किया गया था कि भारत में भारतीयों की एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए और विज्ञान के ज्ञान को भारतीयों में बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक नॉलेज को भारत में बढ़ाए रखने के लिए, मॉडर्न साइंस की इम्प्रूवमेंट के लिए कंट्री में जो है 1 लाख रुपए जो है वो भारत को दिए जाएंगे। 1 लाख रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे भारतीयों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी समय आंग्ला शिक्षा समर्थकों ने पारंपरिक भारतीय अध्ययन का जो है समर्थन किया था। आंग्ला शिक्षा समर्थकों ने, ठीक है, जो ओरिएंटलिस्ट थे इन्होंने सपोर्ट किया था ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को। उसके पीछे रीज़न भी यही था कि ये भारतीय लोगों को चाहते थे कि भारतीय जो अब अपनी रूढ़िवादी शिक्षा में ही फंसे रहें और वो मॉडर्न साइंस की तरफ ना जा पाएँ। क्यों? क्योंकि यदि भारतीय मॉडर्न साइंस की तरफ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हायर अप्रोच को फॉलो करेंगे, हायर अप्रोच देखेंगे। ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, एजुकेशन को एक्सप्लोर करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और यदि उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो उनके ऊपर रूल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट वाज द रीज़न वाई जो आंग्ला समर्थक थे उन्होंने भारतीय पारंपरिक शिक्षा का समर्थन किया। तो देयर वाज अ रीज़न, है ना। हमें से फूलना नहीं चाहिए खुशी से कि नहीं यार उन्होंने तो हमारा समर्थन किया था। नो, दैट वाज स्ट्रेटेजिकली डन। ठीक है, वहीं आंग्ला शिक्षा समर्थकों का तुर्क था कि शिक्षा पर सरकारी खर्च विशेष रूप से आधुनिक अध्ययन के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उस समय हुई थी। तो 1835 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट और जो है वो था लॉर्ड मैकालेज मॉन्यूट, है ना। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र, लॉर्ड मैकालेज मॉन्यूट, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र, है ना। तो अब लॉर्ड मैकाले ने क्या किया ये सभी हम देखते हैं कि प्रसिद्ध लॉर्ड मैकाले के मॉन्यूट ने आंग्ला शिक्षा समर्थकों के पक्ष में लिया और बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों की बजाय कुछ अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले गए। इस प्रकार बड़े पैमाने पर जन शिक्षा की उपेक्षा जो है वो हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड मैकाले के मान्यूट से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं आगे। वहीं अधोगामी डिप्रेशन फिल्ट्रेशन का सिद्धांत जो था, यहाँ पर एक गलत लिखा है, डिप्रेशन है ना। अधोगामी फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी, दैट द ब्रिटिश प्लान टू एजुकेट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर मिडिल क्लास, thus creating a class Indian in blood and color but English in taste। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे कि अंग्रेजों ने ऊपरी और मध्यम वर्ग के एक छोटे वर्ग को शिक्षित करने की योजना बनाई। मतलब इनकी योजना ये नहीं थी कि सभी भारतीयों को शिक्षित करेंगे, नहीं, इन्होंने सिर्फ अपर मिडिल क्लास फैमिली को जो है टारगेट किया और एक इस प्रकार का वर्ग बनाया जिसमें भारतीय रक्त और रंग में, लेकिन विचार में अंग्रेजी था। ठीक है, मतलब बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने चमचे क्रिएट उन्होंने वहाँ पर करने चालू किया। हम सभी को पता है कि ब्रिटिश रूल के समय कुछ ऐसा तबका था जो ब्रिटिशर्स की काफ़ी फेवर में रहता था। ब्रिटिशर्स उनको एक तरह से फेवर रखते थे, क्लियर, और वो भी ब्रिटिश की साइड ही रहते थे। तो यही वही तबका था, ठीक है, जो रक्त से और रंग से तो भारतीय थे लेकिन विचार से जो थे वो अंग्रेजी बन गए थे। ठीक है, उन्हें ऐसे एजुकेशन दी गई जिससे उनको अंग्रेजी विचारधारा की तरफ क्या किया गया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब वुड्स डिस्पैच, इसे जरा समझना इंपॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच क्या था और ये 1854 में आया। यूपीएससी ईपीएफओ में सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए की पॉइंट्स यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से मेंशन किए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि वुड्स डिस्पैच जो था ये 1854 में आया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि भाई आपको याद रखना है कि किस ईयर में ये चीज़ आई थी, है ना। वुड्स डिस्पैच में क्या था, दैट कंसीडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। दिस डॉक्यूमेंट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो भाई याद रखना है कि वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश एजुकेशन की ऑफिशियल शुरुआत भारत में मानी जाती है। एक बड़े पैमाने पर इंग्लिश एजुकेशन भारत में लाने की कोशिश करी गई थी। तो एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है,
वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। पहली चीज़ जो सबसे अच्छे तरीके से याद रखनी होगी आपको। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर ये जो दस्तावेज था ये भारत में पहली बार शिक्षा नीति के प्रसार के लिए फलीभूत हुआ था। गवर्नमेंट टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ मासेस, और यहाँ पर जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी पहली बार किसने ली थी? सरकार ने संभालनी चालू की थी। तो दैट वाज द हाई टाइम, दैट वाज द हाई टाइम, है ना। एंड इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एंड वर्नाकुलर्स एट स्कूल्स लेवल। तो इन्होंने उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की और स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषा की जो है वो सिफारिश की। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच आपको याद रखना, और इसी में सीरीज में याद रखना है कि सन 1857 ये वो साल था जब द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस, जब 1857 की महान क्रांति हुई थी स्थापित। तो 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग जो है स्थापित किए गए। तो बेसिकली इट वाज द टाइम जब 1854 में आपका क्या आया था? वुड्स डिस्पैच आया था, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला गया था। उसके बाद उसी क्रम के चलते 1857 में हमें क्या मिला था? 1857 में विभिन्न प्रांतों में जो है शिक्षा विभाग स्थापित किए गए थे। पैरेलली कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। आगे बात करें पूसा, जो कि बिहार में है, एक कृषि संस्थान, और रुड़की में एक इंजीनियरिंग संस्थान जो है वो शुरू किया गया था। तो याद रखना है इसी सीरीज़ के चलते मैग्ना, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, क्योंकि कुछ बड़े स्टेप जो हैं इसके साथ लिए गए थे, कुछ बड़ी इनिशिएटिव इसके साथ हुए थे, और आगे चलकर भविष्य में हम देखेंगे कालांतर में कैसे आज की जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं प्रेरित यहाँ से ज़रूर है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं। जब हम आगे पहुंचते हैं तो हम आगे देखेंगे कि कंडीशन ड्यूरिंग क्राउन रूल। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा दोस्तों? अब तक हमने देखा बेसिकली कुछ चीज़ें देखी, एक बार जल्दी से उनको रिवाइज मार लेते। अभी तक हम देख रहे थे कंपनी रूल में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या स्थितियाँ जो थी जो कंपनी रूल में बनी थी भारतीयों के लिए। ठीक है, अब तक हमने ये देखा कि किस तरह से कंपनी रूल में जो है वो चीज़ें भारतीयों के लिए रहीं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने सबसे पहले देखा भाई वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया। वुड्स डिस्पैच क्या बोला गया? जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया। इसमें एक चीज़ रह गई थी, जरा इसे जरूर पढ़ लें एक बार जल्दी से। तो वुड्स डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया। ये पहली बार था जब कोई सरकारी दस्तावेज जिसने जिसमें बात कही गई थी भारत में एजुकेशन की, भारतीयों की एजुकेशन प्रणाली की। वहीं ये पहला समय था जब सरकार ने जिम्मा उठाया भारतीयों को शिक्षित करने का, और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम उच्च कुलीन वर्गों के लिए भी बनाया गया। वहीं आगे की बात करें वुड्स डिस्पैच में, तो इसमें महिला और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। ठीक है, मतलब इसे महिलाओं की शिक्षा पर, व्यावसायिक शिक्षा पर, केवल रूढ़िवादी शिक्षा से हटकर व्यावसायिक शिक्षा, कमर्शियल एजुकेशन भारतीयों को देने की बात करी गई थी। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बनता है। ठीक है, और शिक्षा धर्म से परे होनी चाहिए, ये बात यहाँ से निकल कर आई थी। अब तक जब तक शिक्षा की बात होती थी तो बात की जाती थी धार्मिक ज्ञान की, लेकिन ये वो समय था जब पहली बार बात करी गई कि शिक्षा सिर्फ धार्मिक ज्ञान ना होकर साइंटिफिक भी होनी चाहिए भारतीयों को, और पहली बार साइंटिफिक चीज़ें सीखने का मौका यहाँ से मिलता है। वुड्स के डिस्पैच के आदर्शों और तरीके 5 दशकों तक इस क्षेत्र पर हावी रहे, जिससे भारत में शिक्षा प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ। मतलब जो वेस्टर्नाइजेशन है इंडिया का, पश्चिमीकरण है जो भारतीय एजुकेशन का, वेस्टर्नाइजेशन है जो इंडियन एजुकेशन का, उसका श्रेय पूरी तरह से वुड्स डिस्पैच को जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर वुड्स डिस्पैच की बात की हमने, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को देखा। इसके बाद हमने लॉर्ड्स मैकाले मान्यूट विच केम इन 1835 को देखा कि यहाँ पर क्या बात करी गई थी। ठीक है, वही तो यहाँ पर हमने बेसिकली स्थितियाँ देखी कि कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश के कंपनी एरा में करी गई थी। ब्रिटिश शासन के कंपनी एरा में, देखिए जो पूरा ब्रिटिश शासन रहा भारत के ऊपर, इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करके चलते। एक है कंपनी रूल, दूसरा है क्राउन रूल। एक है कंपनी रूल, दूसरा है क्राउन रूल। कंपनी रूल 1857 तक था। 1857 के बाद क्राउन टुक ओवर। जब 1857 की महान क्रांति हुई उसके बाद जो है इंग्लैंड को मजबूर होना पड़ा, क्राउन को मजबूर होना पड़ा भारत की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए। ठीक है, चलिए, तो क्राउन के समय बहुत सारी चीज़ें जो है वो करी गई थी भारतीय शिक्षा को अच्छा करने के लिए, है ना। भारतीय शिक्षा को अच्छा करने के लिए क्राउन के समय बहुत सारी चीज़ें करी गई। तो इसमें सबसे पहले था हंटर एजुकेशन कमीशन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हंटर एजुकेशन कमीशन जो कि 1822 से 1833 के बीच का फेज था। अब हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी, रिकमेंडेशन क्या थी, जरा इसे समझते हैं।
तो हंटर आयोग ने इसकी सिफारिशें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित थी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये माध्यमिक शिक्षा तक की बात करते थे। यहाँ पर हायर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन, या फिर हम बात करें कमर्शियल एजुकेशन की कोई बात नहीं थी। मतलब बेसिक एजुकेशन की ही बात यहाँ पर करी गई थी, है ना। और यहाँ पर जोर दिया गया, इट एम्फसाइज दैट कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए राज्य की विशेष देखभाल की आवश्यकता है, और यह है कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये वो समय था जब एक समय तक ऐसा था जहाँ पर पश्चिमीकरण तो किया जा रहा था, लेकिन साथ में हंटर आयोग ने ये भी बोला कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ तक का माध्यम जो है वो मातृभाषा में ही होना चाहिए, ताकि भारतीय लोग उसे आसानी से आत्मसात कर सके, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, हंटर एजुकेशन कमीशन। तो हंटर एजुकेशन कमीशन की कुछ बेसिक चीज़ हम यहाँ पर देखिए आगे और कंटिन्यू करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण को नए जिला और नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई। माध्यमिक हाई स्कूल शिक्षा के 2 विभाग होने चाहिए, ऐसा कहा गया। एक तो साहित्यकार जो कि विश्वविद्यालय के लिए अग्रणी होंगे, और दूसरा व्यावसायिक जो कि वाणिज्यिक करियर के लिए होंगे, है ना, फॉर द कॉमर्शियल करियर, एंड लिटरेसी फॉर लैंडिंग अप टू द यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली 2 तरह के एजुकेशन बनाएंगे, एक लिटरेचर वाइज बनाएगी और एक कमर्शियल बनाएगी। ठीक है, कमर्शियल वाज द कैरियर ओरिएंटेड एंड लिटरेचर वाज द यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड। ये यहाँ पर कुछ इस तरह की बात करेगी हंटर एजुकेशन में। ठीक है, अब 1904 में आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि 1904 में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हमारे जो जितने विश्वविद्यालय हैं उनकी क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं इस एक्ट का बहुत बड़ा रोल आता है। इस एक्ट का बहुत बड़ा और बहुत मेजर रोल जो यहाँ पर आता है। तो 1992 में रैले आयोग की स्थापना की गई। रैले कमीशन वॉज सेट अप इन 1902, और इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित किया गया, और अनुसंधान और अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया गया, और विश्वविद्यालय फेलो की संख्या और कार्यक्रमों में उसकी अवधि कम हो गई थी। तो याद रखना है व्हाट वर द की पॉइंट इन दैट, कि भाई इसमें सबसे पहले 1902 में रैले कमीशन के बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। द यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ रैले कमीशन केम इन 1902। याद रखना है 1902 में रैले कमीशन के आने के बाद उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड इन्होंने बोला दैट देयर शुड बी द मोर अटेंशन ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च एंड स्टडी। क्लियर। तो ये वो समय था जब रिसर्च पर भारत में यूनिवर्सिटीज़ को एडवांस करने में बात यहाँ पर करी गई थी। इसके अलावा द नंबर ऑफ फेलोज ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देयर पीरियड्स इन ऑफिसेज वर रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम। अब सरकार के पास विश्वविद्यालयों के सीनेट विनियमों के वोटों कराने की शक्तियाँ थी, और वे इन नियमों में संशोधन कर सकती थी, या नए नियमों को जो है वो पारित कर सकती थी। तो गवर्नमेंट केप्ट ऑल द पावर इन देयर हैंड टू मॉडिफाई ऑल द इम्पोर्टेंट नेसेसरी क्रेडेंशियल्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़। निजी कॉलेजों की संबद्धता के लिए सख्त जो शर्तें दी गई थी। सो देयर वर स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर द अफिलिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, एंड उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है वो निर्धारित किए गए थे। सो द बजट ऑफ 5 लाख रुपीज पर ईयर वाज डिसाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये कुछ की फैक्टर्स थे जो आपको हंटर आयोग के बारे में पता होने चाहिए थे। आगे बात करते हैं द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, द शिक्षा पर सरकार का संकल्प नीति, है ना। सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो क्या थी। ठीक है, तो 1913 में यदि हम बात करें तो शिक्षा नीति पर इसके 1913 में संकल्प में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अशिक्षा को दूर करने की नीति को स्वीकार किया, और प्रांतीय सरकारों से गरीबी और पिछड़े वर्ग को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए जल्द कदम उठाने को कहे गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर इस रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, अपने स्टेप पीछे ले लिए थे कि भाई हम कंपलसरी एजुकेशन जैसा कुछ भी वादा नहीं कर सकते, लेकिन दे स्टिक टू देयर प्लान टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एंड पुअर ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया, जो कि 1917 से 1919 के बीच आया।
यदि हम बात करें सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो स्कूल का पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए। छात्रों की मैट्रिक की बजाय एक मध्यवर्ती चक्र के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 12 साल का जो साइकिल होता है कि हम 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, 12th पास करने के बाद हम हायर एजुकेशन के लिए हम पहुँचते हैं कॉलेजेस में। तो ये जो चीज़ें थी ये सैंडलर आयोग से कहीं ना कहीं निकल कर आई थी, और विश्वविद्यालय के चरण के लिए छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए था इन बिटवीन। और विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए। जो हमारी एजुकेशन होती है, यदि हम कॉमर्शियल एजुकेशन को हटा दें, लाइक इंजीनियरिंग, BBA, MBA, तो बाकी सारे जितने भी कोर्सेज हम सभी ने देखे ये 3 साल के तो मिनिमम होते ही है। तो ये चीज़ें भी यहीं से निकल कर आई थी। आगे बात करें माध्यमिक और मध्यवर्ती शिक्षा का एक अलग बोर्ड जो है वो निर्धारित किया गया, और विश्वविद्यालयों के नियमों को तैयार करने में कठोरता कम होनी चाहिए, और महिला शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो सैंडलर ने जो बेसिकली नियम कानून बनाए थे, या सैंडलर कमीशन था, हम बात कर सकते हैं कि आज की हमारी जो एजुकेशन है उस पर बहुत सारा श्रेय जो है वो सैंडलर आयोग का जाता है, क्योंकि सैंडलर आयोग ने 1917-1919 का समय जो चीज़ें प्रस्तावित की थी वही चीज़ें आज हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में देख सकते हैं, वही की वही चीज़ें लगभग प्रोसेस होती रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फेज़ है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं कि 1916 से 1921 की अवधि में मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया में 7 नए विश्वविद्यालय भी जो है वो खोले गए थे। किसके तहत ये खोले गए थे? सैंडलर यूनिवर्सिटी आयोग के, ये सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की रिकमेंडेशंस के तहत। ठीक है, वही हॉटेज कमेटी की यदि हम बात करें, हॉटेज कमेटी की यदि हम बात करें, तो प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। देखिए, जितनी भी अलग अलग तरह की कमेटी, सब ने अपने अपने अलग अलग तरह के रिकमेंडेशंस दिए, हर एक के अनुसार कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, एंड अकॉर्डिंगली दे एक्टेड, अकॉर्डिंगली दे गिव देयर थिंग्स टू बी डन। ठीक है, और उसी तरह की चीज़ें जो है वो लगातार अलग अलग तरीके से करी गई। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया किसके द्वारा? हार्टेक कमेटी के द्वारा, और केवल योग्य छात्रों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट चरण के लिए जाना चाहिए। मतलब उनके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को अधिकार नहीं था हाई स्कूल जाने का, हायर एजुकेशन का। उनके अकॉर्डिंग से वही बच्चे हायर एजुकेशन में जाने चाहिए या इंटरमीडिएट चरण में जाने चाहिए जो कि योग्य हों। और विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए प्रवेश प्रतिबंधित जो है वो होना भी चाहिए। तो ये बहुत सारी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है बनाई गई थी। इससे पहले हंटर ने इसकी अपोजिट चीज़ें कही गई थी कि भाई आपको जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होगी उसको जो है चीज़ें थोड़ी सी लीनियंट करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर चीज़ें जस्ट अपोजिट जो है हार्गेट कमेटी के द्वारा करी गई। और बात करते हैं द सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देयर पार्ट्स फैक्ट इन माइंड, कि 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए मुफ्त, सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा है। तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर ये आती है सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने हर एक तबके को जो है एजुकेशन के लिए अनिवार्य बताया, और एजुकेशन का जो प्लान बताया दैट वाज वेरी रेयर टू फाइंड बाय दोज डेज। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई 3 से 6 तक के लिए जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, 6 से लेकर 11 ईयर तक सभी को कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। और कुछ ही इसी तरह का सिस्टम आज हमारे इधर चलता है कि लगभग 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना, और ये उनका फंडामेंटल राइट माना गया है। वही हाई स्कूल टू बी ऑफ 2 टाइप, हाई स्कूल को 2 प्रकार के बनाए गए थे, एक एकेडमिक, दूसरा टेक्निकल एंड वोकेशनल, है ना। हाई स्कूल 2 तरह के बनाए गए थे, एक शैक्षणिक थे और दूसरे तकनीकी और व्यावसायिक थे, है ना। और एडिक्वेट टेक्निकल, कमर्शियल एंड आर्ट एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्सेज, और यहाँ पर पर्याप्त तकनीकी, वाणिज्यिक और कला शिक्षा और मध्यवर्ती पाठ्यक्रम का जो है वो उन्मूलन किया गया, खात्मा किया गया। एंड स्ट्रेस ऑन एजुकेशन फॉर द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड, और यहाँ पर शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त विकलांग व्यक्तियों के लिए भी एजुकेशन की बात करी गई थी। तो द सर्जेंट प्लान वाज वेरी गुड वंस अगेन, है ना। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी चीज़ें सर्जेंट प्लान में प्रपोज करी गई थी, इन्हें फॉलो किया गया या नहीं किया, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि बेसिकली इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है एजुकेशन नीति के बारे में। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो चीज़ें थी
यहाँ पर यदि हम मूल्यांकन करना चाहें कि जो भी उन्होंने काम किया उस काम को हम रेट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हाउ वी कैन डू इट इन अ बेटर वे, तो ज़रा इसे एक बार समझ लेते हैं। तो अंग्रेज भारत में अपने राजनीतिक अधिकार की नींव को मजबूत करने के लिए आधुनिक शिक्षा का उपयोग करना चाहते थे। पहली चीज़, 1844 के बाद भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली में धीरे धीरे विशेष रूप से गिरावट आ गई, जब यह घोषित किया गया कि सरकारी रोजगार के लिए आवेदकों को अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए और जन शिक्षा की उपेक्षा हुई, जिससे बड़े स्तर पर निरक्षरता भी फैली थी। तो बेसिकली देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक समय ब्रिटिशर्स जहां भारतीय शिक्षा का पाश्चात्यकरण करना चाह रहे थे, है ना, वेस्टर्नाइजेशन जो है वो इंडियन एजुकेशन का करना चाह रहे थे, इंग्लिश को कंपलसरी बनाना चाह रहे थे। जब इस चीज़ की घोषणा की गई कि सरकारी जॉब में यदि आप आवेदन करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, वहीं एक फेज़ ऐसा भी रहा जहां पर मास एजुकेशन, मास लेवल पर एजुकेशन को जो है एक्सपर्ट किया गया भारत में। तो चीज़ें जो है वो मिली जुली रही, किसी भी एक तरह की तटस्थता, एक्सट्रीम जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा देखने को नहीं मिलती है एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर। वही बात करें, चूँकि शिक्षा के लिए भुगतान करना पड़ता था, इसलिए यह उच्च और समृद्ध वर्ग के शहर के निवासियों का एक अधिकार बन गया था और महिलाओं की शिक्षा की लगभग पूरी अपेक्षा थी। अब देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जितने भी लोग थे, है ना, वो एजुकेशन चाहते थे, तो एजुकेशन के लिए उन्हें करना क्या पड़ता था, फीस देनी पड़ती थी। लेकिन भारतीय इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, भारतीय लोगों के पास पैसा नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो बेसिकली ये बात करी जाए कि एजुकेशन जो थी ये सिमट कर एक छोटे से ग्रुप में ही रह गई थी, और महिलाओं की शिक्षा के लिए भले ही कदम जरूर उठाए गए थे, लेकिन इसकी पूरी तरह अपेक्षा हुई थी, और महिलाओं की साक्षरता के बुरे हालात हम आज भी देख सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की बड़ी उपेक्षा की गई। भले ही ऑन पेपर इस चीज़ को मेंशन किया गया कि हम ये विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, हम इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बट देयर वाज नथिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर ऐसी कोई रियलिटी नहीं थी, ऐसा कोई काम नहीं किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही कंपनी रूल में और ना ही क्राउन रूल में। दोनों ही समय एक ऐसा फेज बनाया गया क्योंकि भारतीयों को वो सिर्फ अपने अंडर रखना चाहते थे, तो उन्हें सिर्फ उतनी एजुकेशन देना चाहते थे जितनी से वो अपना काम निकलवा सके। और वहीं 1857 तक केवल 3 मेडिकल कॉलेज खोले गए थे। तो बेसिकली ले दे के बात करी जाए कि भारतीयों के लिए जो शिक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या देखा है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो फ्लरिश हुआ या नहीं हुआ, किस तरह से एजुकेशन पर काम किया गया। ब्रिटिश के जो 2 फेज रहे, एक कंपनी रूल रहा, एक क्राउन रूल रहा। तो कंपनी रूल ने क्या क्या काम किया या क्राउन रूल ने क्या क्या काम किया, इस चीज़ को हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ से 2 क्लासेस और लगभग आपकी बचती हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, और उसके बाद आपकी हिस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मोस्ट प्रॉबली हम नेक्स्ट वीक जो है हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, और अब आपकी इंडियन पॉलिटी जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।